1 जुलाई 2021 से जब आप माल कोई परचेज करोगे तो आपको उस माल पे सेक्शन 194 कैपिटल क्यू के अंतर्गत आपको टीडीएस काटना होगा। अब सवाल ये होता है और कंफ्यूजन यहाँ पर है कि सेक्शन 206 कैपिटल सी सबसेक्शन 1 कैपिटल एच भी अप्लीकेबल होगा कि नहीं, इस पे हम अभी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज हम जो चर्चा करेंगे अपने बीच, जो हम सीखने जा रहे हैं वो जा रहे हैं सेक्शन 194 कैपिटल क्यू। ये कहा है कि डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, टैक्स एट सोर्स का मतलब टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। जब आप माल को खरीदोगे तो उस पे आपको टीडीएस काटना है और कब से ये एप्लीकेबल है? 1 जुलाई 2021 से। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 194 क्यू कहता क्या है। इस सेक्शन में कहा कि एनी पर्सन बीइंग अ बायर, ध्यान रखना, बीइंग अ बायर जो माल को परचेज करेगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा, एनी पर्सन बीइंग अ बायर who is responsible for paying any sum to any residence for purchase of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any previous year। अभी हम यहां तक समझते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई माल परचेज करता है और वो पे करता है किसको? रेसिडेंस को। रेसिडेंस मतलब इंडिया में। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। जो इंडियन से अगर कोई माल परचेज कर रहा है कोई व्यक्ति और उसको परचेज के बदले पेमेंट करना पड़ रहा है और वो माल कितने का परचेज कर रहा है? 50 लाख से अधिक का, सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब अभी आपको चल रहा है 22nd फाइनेंशियल ईयर, तो इसका प्रीवियस ईयर देखा जाएगा। पीछे किसी भी प्रीवियस ईयर में खास करके आपको देखना अभी कौन सा है, 2021 का। अगर वो 50 लाख से ज्यादा हो गया है उसका परचेज, तो जब वो बंदा पेमेंट करेगा या जब माल को परचेज करता है तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। इस दोनों में व्हिच एवर इज अर्लियर, या तो जब माल परचेज कर लिया उस टाइम, या एडवांस में पेमेंट कर दिया, या बाद में पेमेंट कर दिया, या माल पहले खरीदा पेमेंट बाद में किया, या पेमेंट पहले किया माल बाद में खरीदा। दोनों में जो भी पहले होगा वहां पे उसको टीडीएस काटना है। कितना? 0.1%। किस अमाउंट का? तो 50 लाख से जो अमाउंट ज्यादा हुआ है, सपोज अगर हमने 55 लाख का माल परचेज किया है तो आपको 50 लाख को लेस कर देना है, यानी कि आपको कहना क्या है, एक्सीडिंग 50 लाख। 50 लाख से ऊपर जितना माल हुआ है, 55 लाख का मैंने माल परचेज किया तो 50 लाख अगर आप लेस करते हो तो आपके पास कितना होता है? 5 लाख। 5 लाख पे आपको 0.1% टीडीएस काटना पड़ेगा। कब काटना पड़ेगा? जब आप या तो पेमेंट कर रहे हो 55 लाख रुपए की, यानी कि 50 लाख से ऊपर का पेमेंट कर रहे हो, उस समय आपको काटना पड़ेगा, या 50 लाख से ऊपर का आप माल परचेज कर रहे हो। दोनों में जो पहले होगा। क्लियर यहां तक? अब अगला हम समझते हैं। इसमें एक इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, बायर मीन्स, बायर कौन है? बायर का मीनिंग लॉ में क्या कहा गया है? बायर मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड 10 करोड़ रुपीज।
अब ये अप्लीकेबल किस पे होगा, कौन आदमी टीडीएस काटेगा, बायर का मतलब सब बायर नहीं, बायर उस बायर पे ये अप्लीकेबल होगा अगर किसी बायर का जो माल परचेज कर रहा है उसका टर्नओवर, उसका सेल्स या रिसीव 10 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। तब 10 करोड़ से कम है, अगर किसी का 8 करोड़ रुपए का टर्नओवर है तो उस बंदे को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द परचेज ऑफ गुड्स इज कैरिड आउट। क्लियर है इतनी बात? मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अगर आप परचेजर हो तो आपको ध्यान देना है कि आपको टीडीएस काटना है और आपका जो सेलर है वो आप पे टीसीएस नहीं काटेगा। ठीक है, और अगर आप सेल्स करते हो तो आपका काम है टीसीएस काटना, ना कि टीडीएस काटना, यानी कि बायर जो आपका है वो टीडीएस नहीं काटेगा। इस कंसेप्ट को 206C1H को हम आगे अगली स्लाइड में समझते हैं। ठीक है, यानी कि वही लोग टीडीएस काटेगा जिसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपया से अधिक है और परचेज कितना है 50 लाख से अधिक, तब जाके वो कितना काटेगा 0.1%। इतना शायद समझ गए होगे। चलो अगर समझ गए तो हम आगे चलते हैं। अब ये प्रोविजन कहाँ अप्लीकेबल नहीं है इस पे हम चर्चा करेंगे। यहां पे है कि अगर आपका टीडीएस का कोई और सेक्शन लगा हुआ है, जैसे सेक्शन 194C है, मान लीजिए जैसे कॉन्ट्रैक्टर का लगा हुआ है, तो आपको इस केस में, या स्क्रैप सेल करते हो, सेल का स्क्रैप सेल पे टीसीएस ऑलरेडी कटता है पहले से, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर का कोई पेमेंट कर रहे हो, तो इन सारे केसेस में सेक्शन 194Q नहीं लगना है। ठीक है, मतलब जो एक्टिविटी पे पहले से टीडीएस कट रहा है 1 जुलाई 2021 से पहले, जिस पे आप टीडीएस काट रहे हो, जो ऑलरेडी फॉल कर चुका है लॉ में, और वो 50 लाख से ज्यादा होता है, 10 करोड़ से बायर का टर्नओवर भी ज्यादा है, तो भी उसको 194Q लगाने की जरूरत नहीं है। अगर टीसीएस ऑलरेडी सेल ऑफ स्क्रैप पे लगा रहे हो आप, तो आपको 194Q लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब सवाल होता है कि हम क्या सेक्शन 194Q लगाएं, यानी कि अगर हम बायर हैं तो क्या हम 194Q डिडक्ट करें टीडीएस 50 लाख से ऊपर के परचेज पे, या जो सेलर है वो सेक्शन 206C1H से टीसीएस हमें लगाएगा? इसका जवाब हम समझते हैं। सबसे पहले इस टेबल को समझिएगा, बेसिस ऑफ, देखिए इसका जो डिस्टिंक्शंस बेसिस मैंने लिया, सेक्शन 194Q कहाँ अप्लीकेबल है माल परचेज करने पे, और टीसीएस सेक्शन 206C1H कहाँ पे अप्लीकेबल है माल को बेचने पे। अब समझना ध्यान से यहाँ पे कि आप बेस क्या हो कि टीडीएस डिडक्शन या कलेक्शन का लायबल कौन है, किसकी जिम्मेदारी है। तो पहली बात भैया, अगर परचेज कर रहे हो तो बायर के ऊपर लायबिलिटी है कि वो टीडीएस लगाए, और सेलर की लायबिलिटी है कि वो टीसीएस उस पे लगाए। बायर टीडीएस काटेगा, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टीसीएस का मतलब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो टीडीएस बायर का काम है काटना और टीसीएस सेलर का काम है लगाना। अब इसमें कंडीशन इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा कि इसका टर्नओवर लिमिट होना चाहिए भैया। सबको नहीं कहा, सारे लोग मत आ जाओ बायर और सेलर। इन्होंने कहा कि अगर तुम बायर हो और अगर तुम्हारा टोटल सेल
या ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर तुम्हारे बिजनेस का 10 करोड़ रुपया से ज्यादा हो जाता है तो तुम्हारा काम है सेक्शन 194Q पे टीडीएस काटने का। सेम चीज का इन्होंने सेलर के लिए कि अगर आपका सेल्स या रिसीट या टर्नओवर 10 करोड़ रुपया से ज्यादा होता है तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो भी माल आप बेचोगे उस माल पे टीसीएस लगाने का। चलो पहला कंडीशन तो आपने फुलफिल कर लिया जी कि हम परचेजर हैं तो हमारा 10 करोड़ से भी टर्नओवर ज्यादा है। सेलर कहेगा जी हम भी सेल कर रहे हैं और हमारा टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज्यादा है तो मैं भी लगा देता हूं टीसीएस। सेलर वाले ने सोचा और परचेजर ने सोचा जी मैं भी अपना लगा देता हूं टीडीएस। लेकिन फिर इसमें कह दिया गया कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट लगा दिया। अब थ्रेशोल्ड लिमिट इन्होंने क्या लगाया, थ्रेशोल्ड लिमिट लगा दिया इन्होंने कि अगर आप परचेज 50 लाख से ऊपर करते हो तो, और सेलर के लिए भी इन्होंने कह दिया कि अगर आपका सेल्स 50 लाख से ऊपर होता है तो। मतलब ये दोनों केस, दोनों कंडीशन दोनों में समान है, रेट दोनों का समान कह दिया जी। टीडीएस जो कटेगा सेक्शन 194Q में वो भी कटेगा 0.1% और टीसीएस जो लगेगा 206 से C1H में वो भी लगेगा आपको 0.1% पे। अब कहता है कि कितने पे लगेगा, समझना अगर आप परचेज करोगे ना 50 लाख से ऊपर के माल पे तब जाके जो 50 लाख से ऊपर का पोर्शन होगा उस पे लगेगा टीडीएस 194Q। सेम चीज यहां भी कह दिया, आप टीसीएस जो लगाओगे वो लगाओगे 50 लाख रुपया से जो ऊपर का वैल्यू है। यानी अगर कोई आदमी 60 लाख का माल परचेज करता है तो वो 50 लाख से ऊपर कितना हुआ, 60 लाख में 10 लाख होता है। 50 लाख और 60 लाख के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 लाख रुपया है। तो 10 लाख रुपया पे आपको क्या करना है, टीडीएस 194Q में काट करके जमा करना है। और इसने भी कह दिया सेल वालों के लिए भी, भाई तुम जब 206 C1H लगाओगे टीसीएस तो तुम्हें टीसीएस लगाने के लिए क्या चाहिए, अगर किसी को तुम मान लो 55 लाख रुपए का बेचते हो माल तो वो 50 लाख से ऊपर है तो उस जितना ऊपर हुआ माल यानी 55 का बेच रहे हो तो 50 लाख से 5 लाख ज्यादा का बेचो तो सिर्फ 5 लाख पे तुम्हें टीसीएस लगाना है। वीडियो बड़ी होगी, ध्यान से समझना इस वीडियो को। इसमें मैंने सारा एग्जाम्पल कवर किया है, कब टीडीएस जमा करना है, कब टीडीएस काटना है, कैसे जमा करना है, एफएक्यूज भी लिया हूं मैं, एग्जाम्पल भी लिया हूं मैं। ये वीडियो बड़ी होगी तो आप ध्यान से समझना। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछ लेना, क्योंकि ये वीडियो मैं सारे को ना थोड़ी बड़ी वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि एक साथ कंक्लूजन पे पहुंचोगे। अगर छोटी छोटी वीडियो बनाता तो लिंकिंग करना आपके लिए भी मुश्किल हो जाती। क्लियर। अब एक चीज और देखो, अभी तक जो आप सेक्शन 194Q की बात में अगर करूं तो अभी तक जो आप टीडीएस काटते थे उसमें क्या था, जैसे कॉन्ट्रैक्टर है या टीडीएस का 94H कमीशन का था या जो भी सेक्शन है 94 194I है, इन सब में एक थ्रेशोल्ड लिमिट है और उस लिमिट को जो आप पार करते हो तो आपको पूरे पे टीडीएस काट के जमा करना पड़ता है। लेकिन सेक्शन 194Q परचेज के केस में इन्होंने कहा नहीं, 50 लाख जब पूरा हो जाए और 50 लाख से जब ऊपर होगे तो 50 लाख से ऊपर वाले पोर्शन पे काटना। ये नहीं कि अगर 50 लाख से उस ऊपर हमने 52 लाख का माल परचेज किया है तो मैं 52 लाख पे टीडीएस काटूं, नहीं, आपको मात्र 2 लाख पे काटना है। ठीक है। अब कहता है कि जो टीडीएस कब काटोगे या टीसीएस कब लगाओगे, तो कहता है टीडीएस आपको तब काटना है जब आप पेमेंट क्रेडिट होता है या आप तो पेमेंट करते हो या माल क्रेडिट होता है। यानी कि पेमेंट पार्टी को दिए, अब परचेजर की केस में दे, सपोज करो कि हम परचेजर हैं तो 2 काम हम करेंगे, या तो पहले पैसा दे देंगे या पहले
माल ले लेंगे। अगर हम पैसा दिए और 50 लाख से ज्यादा का दिया तो उसी समय टीडीएस काट लो भैया। और अगर हमने माल पहले लिया, पैसा हम बाद में देंगे, क्रेडिट पीरियड पे है, तो जिस समय माल हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ उस समय टीडीएस काट लेना है आपको। और टीसीएस में इन्होंने क्या कहा, एट द टाइम ऑफ रिसीट, जब आप रिसीट करोगे उस समय आपको टीसीएस लगाना है। लेकिन इन प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं हुआ तो लोगों ने क्या किया, बिल में लगाना ही शुरू कर दिया स्टार्टिंग से। अब प्रेफरेंस टू बी गिवन, किसको दे, सब कुछ एक जैसा है यार, कुछ भी अलग नहीं है, तो प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा। प्रेफरेंस में इन्होंने कहा कि परचेजर ही पहला लायबल है टीडीएस काटने के लिए, और अगर परचेजर नहीं काटता है टीडीएस तो टीसीएस लगाएगा 206(c)(1)(h), कौन, सेलर लगाएगा। सेलर शैल बी लायबल टू कलेक्ट द टैक्स ओनली if the purchaser is not liable to deduct at the tax or purchaser fail to deduct the tax। अगर परचेजर फेल हो जाता है टीडीएस काटने में या वो लायबल नहीं है, अब लायबल कैसे नहीं है, जैसे सपोज करो कि परचेजर ने 50 लाख से ज्यादा का माल तो खरीद लिया, जैसे कि 55 लाख का, लेकिन उसका टर्नओवर 10 करोड़ है ही नहीं। अब ये बुड़बक, जब 10 करोड़ का तुम्हारा टर्नओवर ही नहीं है तो तुम टीडीएस काटने के लायक नहीं हो। अब वो टीसीएस वाले की जिम्मेदारी हो जाती है, अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हुआ तो वो क्या करेगा, 50 लाख का सेल आपको किया, यानी 50 लाख से ऊपर का सेल किया तो वो टीसीएस लगाया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता है कि ये जो माल का चर्चा होते रहा बार बार, बायर की चर्चा तो हम कर लिए, माल का जो चर्चा हुआ है, गुड्स का मतलब क्या होता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और सीजीएसटी एक्ट 2017 में जो गुड्स का डेफिनेशन है उसको एक बार आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना पूरा। मैं यहाँ शॉर्ट में बताता हूँ कि गुड्स का मतलब होता है कि किसी भी तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी। सेल ऑफ गुड्स में कहा कि अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, जबकि सीजीएसटी ने कहा कि सभी तरह का माल होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, बट बाकी सब इंक्लूड है। ठीक है ना। तो आते हैं, अब सबसे पहले एक बार हम चर्चा करेंगे कि इस गुड्स के डेफिनेशन के अनुसार आपको किस किस पे टीडीएस और टीडीएस काटना है और टीसीएस लगाना है। मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगाओगे, कोई भी कमोडिटी है, शेयर एंड सिक्योरिटीज पे, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्यूल, मोटर व्हीकल, लीकर। अब जो पीने वाले हो ना उसके लिए थोड़ी सी तो दिक्कतें होगी, है ना। ज्वेलरी और आर्ट और ड्राइंग्स अगर कुछ है, ज्वेलरी एंड बुलियंस हैं, आर्ट्स एंड ड्राइंग्स हैं, या आपको फिर स्क्रैप्स है, या फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, यानी कि जंगल से जो उत्पादन होता है उन सब पे। अब हम ना यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि सेक्शन 194 की अप्लीकेबिलिटी कहाँ पे अप्लीकेबिलिटी है। आपको सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि अगर सेक्शन 194 क्यों हम तब लगाएंगे अगर हम परचेजर हैं तो हमारा टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो और हम 50 लाख से ऊपर का जो वैल्यू का माल परचेज करेंगे, उस केस में जो 50 लाख से ऊपर का माल होगा उस पे हम टीडीएस काटेंगे। सेम उसी तरह आपको
सेलर के केस में है कि 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होना चाहिए, 50 लाख से ऊपर का सेल करेंगे तब। तो मान लो 3 एग्जाम्पल हमने लिया है। मान लो कि सेलर का टर्नओवर 9 करोड़ रुपया था और बायर का टर्नओवर 15 करोड़ है, यानी बायर का टर्नओवर ज्यादा है और सेलर का टर्नओवर कम है, लेकिन माल का जो परचेज हुआ वो 55 लाख रुपए का है। अब देखो बायर का टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ज्यादा है, तो ये यहाँ पे फुलफिल कर रहा है कि 10 करोड़ से ज्यादा है मेरा, क्योंकि 15 करोड़ का मेरा है तो मैं टीडीएस काटने के लिए तैयार हूं। सेकेंड केस को भी ये पूरा कर रहा है कि 55 लाख का माल बायर ने परचेज कर लिया, यानी कि 50 लाख से ज्यादा का माल परचेज कर लिया, तो ये 2 कंडीशन इसने पूरा कर रखा है, यानी कि बायर ही यहाँ पे टीडीएस 194Q में काटेगा। सेलर यहाँ पे टीसीएस नहीं लगाएगा, क्योंकि सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 10 करोड़, ये है ओनली ऑन 9 करोड़, तो इसलिए यहाँ पे सेलर का टर्नओवर कम है, तो यहाँ पे 194Q अप्लीकेबल होगा, 206C1H अप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। सेलर का टर्नओवर 15 करोड़ है, बायर का टर्नओवर 8 करोड़ है, बट माल का जो खरीद बिक्री हुआ, सेल परचेज हुआ, वो 55 लाख रुपीज का है। अब यहां पे समझिए बायर का जो टर्नओवर है वो देखिए लेस देन 10 करोड़ है, यानी 8 करोड़ है, तो 8 करोड़ है यानी कि 10 करोड़ से कम है, लेकिन जो सेलर का टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, यानी 15 करोड़ है, बट ट्रांजैक्शन आपको 55 लाख का हुआ है, यानी 50 लाख से ज्यादा हुआ है। तो इस केस में क्या करेगा कि बायर जो है वो 10 करोड़ का लिमिट पार ही नहीं कर रहा है, 194Q का कंडीशन फुलफिल कर ही नहीं रहा है, वो 10 करोड़ का उसका सेल ही नहीं है, उसका टर्नओवर ही नहीं है 10 करोड़, तो वो टीडीएस काटने के लिए लायबल नहीं है। इस केस में सेलर जो है वो 15 करोड़ का टर्नओवर है, यानी 10 करोड़ को पार कर चुका है, तो इस केस में ये बंदा क्या करेगा, आपको सेलर जो है वो सेक्शन 206C1H के तहत 5 लाख रुपए पे, 55 लाख है ना, तो 50 लाख से ऊपर पे लगना है टीसीएस, तो 5 लाख रुपए पे 0.1% टीसीएस लगाएगा, और इस केस में टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q अप्लीकेबल नहीं होना है। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं। बायर का टर्नओवर 15 करोड़ है, यानी बायर जो है वो 15 करोड़ के टर्नओवर पे है, सेलर जो है वो 12 करोड़ का टर्नओवर है, और सेल परचेज का जो काम है वो 55 लाख रुपीज का है। अब इस केस में देखना, बायर का टर्नओवर 15 करोड़ यानी 10 करोड़ से ऊपर बायर भी है, सेलर का टर्नओवर 12 करोड़ यानी कि सेलर का भी 10 करोड़ से ज्यादा का हो गया, दोनों पहला कंडीशन फुलफिल कर लिया। बायर 194Q में टीडीएस काटने के लिए फुल्ली रेडी है, ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। सेलर कह रहा है जी मैं भी फुलफिल कर रहा हूं 206C1H को टीसीएस लगाने के लिए, और जो सेल परचेज है वो भी 50 लाख से ऊपर का है, तो इस केस में अब कौन लगाएगा, टीडीएस काटना है या टीसीएस लगना है, टीडीएस परचेजर काटेगा या टीसीएस सेलर लगाएगा, क्योंकि कंडीशन तो दोनों फुलफिल कर रहे हैं। तो इस केस में सरकार ने अभी तक जो बात कही वो कही कि जो पहली लायबिलिटी है वो है परचेजर की, यानी कि 194Q लगाना है 0.1% से, और टीसीएस सेक्शन 206 कैपिटल C सबसेक्शन 1 कैपिटल H अप्लीकेबल नहीं है। इस केस में अब क्या करना आप लोग, ये 3 एग्जांपल दिया, इस केस में आप लोग अपने अपने सेलर बायर से डिक्लेरेशन ले लेना। अगर परचेजर इस केस को फुलफिल कर रहे हो तो तुम्हारा काम है भैया। सेलर भी अगर कहे ना कि भाई मैं तो
10 करोड़ का 10 करोड़ से ज्यादा हूं, मैं भी लूंगा डिक्लेरेशन? नहीं, मैं परचेजर हूं, मेरी जिम्मेदारी अब बन गई है कि मैं आपसे सारा डिक्लेरेशन ले लूं कि आप 10 करोड़ से ज्यादा का माल बेच रहे, टर्नओवर आपका है, 50 लाख से ज्यादा माल मुझे बेचे हो, तो उस केस में परचेजर का टीडीएस काटने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये डिक्लेरेशन लेना, अगली वीडियो में ना मैं डिक्लेरेशन बना के दूंगा कि अगर फेल होता है तो इस पे क्या रेट वगैरह है, वो आगे एफएक्यू में है और अगली वीडियो में मैं इसको अलग से बताऊंगा। अब हम एफएक्यू की चर्चा करते हैं। कुछ एफएक्यूज हैं उस पे जो हमारे दिमाग में आपको लेके चले हैं। पहला है कि हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194Q। 194Q सेक्शन पे कौन अप्लीकेबल करेगा? तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि इसमें वो बायर है जिसका सेल्स मतलब माल खरीदने वाला करेगा 194Q अप्लीकेबल। अगर उसका सेल 10 करोड़ रुपया से ज्यादा हो जाता है और वो 50 लाख रुपए से ज्यादा का परचेज माल करता है, तब जाकर के वो बंदा 1 जुलाई 2021 से सेक्शन 194Q के तहत टीडीएस लगाने का जिम्मेदार है। याद रखना है कि इंपोर्ट के माल में ये नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्ट अंडर दिस सेक्शन। किस समय कब टीडीएस काटा जाएगा इस सेक्शन में? तो यहां पे ये ध्यान रखना कि अगर गुड्स का परचेज रेसिडेंट पर्सन से होता है, यानी कि इंडिया में माल खरीदा जाता है, इंडियन से खरीदा जाता है। गुड्स जब इंपोर्ट करोगे ना, अगर 50 लाख से ऊपर का माल, चाहे मशीन भी खरीदना, अगर इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे मशीन हो या जितने आइटम अभी मैं ऊपर बताया गुड्स का डेफिनेशन से, उन सब पे अगर इंपोर्ट का केस है तो उसमें टीडीएस नहीं कटना है, क्योंकि ये इंडिया में एप्लीकेबल है लॉ। और अगर आप डोमेस्टिक पूरे भारत में कहीं से भी माल परचेज करते हो और वो माल 50 लाख से ऊपर की वैल्यू का है और परचेजर जो है वो 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर का काम है उसका, तो वो बंदा टीडीएस काटेगा, ठीक है। अब उस समय जब आपका ये कंडीशंस फुलफिल कर लेते हो अगर ये सारे, तो जब माल तुम्हारे पास क्रेडिट होता है, यानी कि उधार माल लेते हो, या जब माल के लिए तुम एडवांस पेमेंट कर देते हो, इन दोनों कंडीशन में जो भी पहले हो और 50 लाख से ऊपर का हो, तो उसी समय टीडीएस 194Q में तुम काट लेना, ठीक है। और ये टैक्स सेक्शन तभी अप्लीकेबल होगा जब जो ट्रांजैक्शन तुम कर रहे हो वो चाहे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हो, कमीशन वगैरह हो, उन सब टीडीएस के सेक्शन में नहीं आता हो, यानी कि पहले उन पे टीडीएस नहीं कट रहा हो तब। नेक्स्ट आता है, एट व्हाट रेट टैक्स इज टू बी डिडक्ट। टैक्स का रेट क्या है? अभी इस पॉइंट को ध्यान से समझना। टैक्स का रेट है 0.1%। बायर भी जो है वो टीडीएस लगाएगा तो 0.1%, और सेलर भी अगर टीसीएस लगाएगा तो 0.1% लगाएगा, और टीडीएस काटेगा भी तो 0.1% से बायर। किस पे? 50 लाख से ऊपर की वैल्यू पे। लेकिन अगर तुम परचेजर हो और तुम्हारा बायर अगर पैन नंबर या आधार नंबर नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो टैक्स जो होगा उसका टीडीएस का रेट हो जाएगा 5%। अब इसके लिए मैं बताऊंगा, इसके लिए एक नया सेक्शन और इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें बताया गया है कि 2 साल का रिटर्न नहीं फाइल किया है, 50,000 से ज्यादा का टीटीएस टीसीएस का नहीं है, तो उस केस के लिए कैसे पेनल्टी लगेगी, तो उस पे 5% का टीडीएस कटना है या 0.1% का टीडीएस कटना है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और उस वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मैं कल ही कोशिश करूंगा रिलीज कर देने के लिए वीडियो को टाइम निकाल के, ताकि आपका ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि
आपको 1 जुलाई से क्या क्या अपने जिससे आप माल परचेज करोगे सेलर से, अगर आप बायर हो तो डिक्लेरेशन लेना है। ठीक है। अब कहता है इज अ बायर importing goods from outside India required to deduct tax at source under this section, कि अगर बायर इंपोर्ट करता है माल को इंडिया से बाहर से तो क्या उस पे 194Q सेक्शन के अंदर टीडीएस काटेगा? तो जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि रेसिडेंस से, लॉ के लाइन में लिखा था रेसिडेंट, यानी अगर आप भारत के किसी आदमी से माल परचेज करते हो, भारत के किसी कंपनी से माल परचेज करते हो, उस केस में 194Q लगेगा, अदरवाइज नहीं लगना है। लेकिन अगर वो सर्विस वगैरह का है ना, जिसका सेक्शन पहले से चल रहा है, टीडीएस का सेक्शन 195 सर्विस के पेमेंट करते हो, वो पहले से चल रहा है, वो चलता रहेगा, वहां पे बुद्धि मत लगा देना कि उसको भी बंद कर देना। अब whether tax is required to be deduct under section 194Q from the goods exported abroad, अब क्या भारत से बाहर कोई माल को आप बेच रहे हो तो क्या वहां पे आपको ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा 194Q? तो यहाँ पे भी जी वही आंसर होगा कि जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है तो सेलर रेसिडेंट है लेकिन बायर तो नॉन रेसिडेंट है। तो जब बायर नॉन रेसिडेंट हो गया और 194Q किसके लिए है? बायर के लिए, तो वहां पे ये सेक्शन नहीं लगेगा और टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अब टैक्स हम काटें कब? याद रखना कि मैंने आपको बताया, या तो माल क्रेडिट हो जाए, यानी कि पहले माल खरीद लिए हो क्रेडिट पीरियड पे भी आप, कि 30 दिन 35 दिन 60 दिन के क्रेडिट पीरियड पे माल क्रेडिट हो गया आपके अकाउंट में, उस समय काट लो, या जो आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो तो उस समय काट लो। इस दोनों में जो या तो पेमेंट या माल जो पहले होगा उस समय आपको टीडीएस काटना। और ये ध्यान रखना, अगर अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में भी अकाउंट में है तो उस पे भी टीडीएस लग जाएगा, ये ध्यान रखना। ये नहीं सस्पेंस में डाल के टीडीएस उड़ा दिए। अब टीडीएस रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट और प्रोसीजर क्या है टीडीएस को फाइलिंग करने का, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, मान लो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो ऑफिस है वो बिना चालान का करता है और सेम डे करता है जिस दिन टैक्स डिडक्ट करेगा। लेकिन अदर लोग जो हैं वो चालान नंबर 281 में करेंगे। अगर 30 तारीख तक, मान लो अभी ये जैसे 1 जुलाई से रूल अप्लीकेबल है तो 31 जुलाई तक का, जैसे बाकी टीडीएस का जमा करते हो ना 7 तारीख तक, अगले महीने के 7 तारीख तक, तो अगले महीने के 7 तारीख यानी कि जुलाई वाले केस में 7 अगस्त तक, 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच आपको टीडीएस जमा करना है। अब इसका रिटर्न का है, क्वार्टरली रिटर्न जाना है। अप्रैल से जून 4 क्वार्टर होते हैं, चारों क्वार्टर अप्रैल से जून, फर्स्ट क्वार्टर को आपको 31 जुलाई को, सेकेंड क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर को 31 अक्टूबर, और थर्ड क्वार्टर यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का 31 जनवरी, और लास्ट फोर्थ क्वार्टर जनवरी टू मार्च का आपको 31 मई तक आपको टीडीएस का रिटर्न भेजना पड़ेगा। अब आता है कुछ FAQ ऐसे हम आपके लिए लाए हैं जिसमें कहते हैं कि हाउ टू डिपॉजिट द टीडीएस। अब हमने आपको ये बता दिया टीडीएस काटना कितना है, टीडीएस का डेट क्या है जमा करने का, काट लिए तो फिर जमा कब करना है चालान, चालान जमा होने के बाद रिटर्न कब जमा करना है। अब करना कैसे है तो यहां पढ़ लेते हैं। अ कॉर्पोरेट एसएससी एंड अदर एसएससी हु आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB will have to make payment of tax including TDS electronically through internet banking facility or by way of debit card. To deposit the tax, the deductor has to fill the चालान नंबर ITNS 281। अब तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, भीम, ये सारे चीज अप्लीकेबल किए जा रहे हैं, तो इसके थ्रू आप चालान 281 के थ्रू पेमेंट कर सकते हो।
अदर डिडक्टर्स अगर हैं तो वो आपको बैंक के किसी भी ऑथराइज बैंक में जाकर के आप चालान जमा करके ये पेमेंट कर देना। ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाट शैल बी कंसिक्वेंसेस फॉर फेल्योर टू डिडक्ट और पे टीडीएस। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपके साथ क्या दिक्कतें होगी, टीडीएस जमा करने में फेल हो गए या काटने में। इफ एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फेल्स टू डिडक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ टैक्स, या तो पूरे के पूरे 0.1% भूल गया काटना, या कुछ परसेंट काटा और कुछ भूल गया, और काट भी लिया तो डिपॉजिट करना भूल गया गवर्नमेंट के पोर्टल में, तो क्या होगा, जो पहले सेक्शन में होता था टीडीएस का वही है 1% एंड 1.5% वाला केस। ठीक है। व्हाट शेल बी कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ टीडीएस। अगर आपने रिटर्न ही नहीं फाइल किया तो उस केस में भी पहले की तरह है कि अगर कोई डिले होता है और वो फाइलिंग नहीं कर पाता है तो ये क्या करेगा, सेक्शन 234E लग जाएगा। द फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग द टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट शेल बी लेविड एट द रेट ऑफ ₹200 पर डे। तो जब आप फेल करोगे, नहीं कर पाते हो, तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपको जुर्माना लग जाएगा। सेकेंड कहता है, इफ पर्सन फेल टू फाइल द टीडीएस रिटर्न और डज नॉट फाइल इट बाय द ड्यू डेट्स, ही शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 271H। द पेनल्टी अंडर सेक्शन 271H इज ऑल्सो लेविड इन केस ऑफ फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन अंडर टीडीएस रिटर्न। अगर गलत इंफॉर्मेशन देते हो तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी फॉर फेल्योर टू फर्निश टीडीएस रिटर्न और प्रोवाइडिंग inaccurate information there is ₹10,000 which can go up to ₹1 लाख, 10,000 से 1 लाख रुपए तक का आपको लग सकता है यहाँ पे। तो इस वीडियो में मैंने करीब करीब सारी चीजें कवर कर लिया है। अब एक सवाल क्या होता है कि कई लोगों का कहना होता है, आप जैसे देखते होंगे 94C में क्या लोग करते हैं कि 2% 1% की जगह पे वो अपना लोअर डिडक्शन टीडीएस के लिए सर्टिफिकेट अप्लाई कर देते हैं असेसिंग ऑफिसर को, और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फर्निश करने के बाद, प्रेजेंट करने के बाद असेसिंग ऑफिसर उन्हें एक सर्टिफिकेट दे देता है, और जिस सर्टिफिकेट के तहत वो अपना टीडीएस 0.25% या 0.30% के हिसाब से कटवाते हैं। तो इस केस में फाइनेंस बिल 2021 जो है उसने ये प्रपोजल दिया ही नहीं। उसने 194Q में ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि लोअर रेट का टैक्स पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो जब चर्चा ही अभी तक नहीं हुई है चाहे लोअर रेट या नील डिडक्शन पे, तो आप इस पे कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही सेक्शन 206C सेक्शन 1 कैपिटल H का भी कोई अभी लो डिडक्शन का या नील टीसीएस का सर्टिफिकेट देने का ऑर्डर नहीं है। तो ना तो 194Q के केस में आपको मिलने वाली है राहत, और ना 206C1H में मिलने वाली है। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी इसमें मिलेगी, और बड़ी वीडियो है लेकिन जानकारी पूरी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो मेरा ईमेल आईडी हर एक वीडियो जो अभी मैं बताया आपको, इस वीडियो के हर एक स्लाइड के नीचे ram83prakash@gmail.com पे आप मुझे मेल कर देना। थैंक यू, बाय बाय।